नमस्कार। अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। अपन ने जो श्रृंखला चल रही थी उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर रहे हैं नीति निर्देशक तत्वों की। और नीति निर्देशक तत्वों में कल अपनी जो क्लास में मैंने डिस्कस किया था वो लगभग सारे नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित अनुच्छेद जो थे उन अनुच्छेदों के बारे में अपन ने पढ़ लिया था और डिस्कस कर लिया था। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अपन डिस्कस करना चाह रहे हैं कि जो नीति निर्देशक तत्व है इनकी क्या क्या विशेषता होती है, इनकी इंपोर्टेंसता क्या है। इस इंपोर्टेंसता को लेकर अपन बात कर रहे हैं। तो आइए बात करते हैं नीति निर्देशक तत्वों की विशेषता। निर्देशक तत्वों की विशेषता। हालांकि सामान्य डिस्कस जो है अपने हर क्लास में किया था उसमें हमने पढ़ा था कि नीति निर्देशक तत्व ऐसे तत्व हैं जो प्रांतों की इच्छाओं के आधार पर ये छोड़े गए हैं। प्रांत जब चाहे अपनी जो आर्थिक स्थिति के अनुसार अपने लोक कल्याणकारी राज्य की स्थिति को देखते हुए उनको लागू किया जा सकता है, इसके संबंध में है वो अलग अलग नीतियां बनाई जा सकती हैं। नीति बना के उनको क्रियान्वित किया जा सकता है और राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाने की भूमिका में उनका योगदान है वो लिया जा सकता है। अब इस नीति निर्देशक के संदर्भ में बात समझ रहे हैं कि विशेषताओं की बात कर रहे हैं। तो ये जो है कि कुछ कानून बनाना है राज्य के संदर्भ में, प्रांतों के संदर्भ में जो कानून बनाए जाते हैं उस कानून बनाने के लिए बहुत सारी ऐसी बातें होती है उनको ध्यान रखना आवश्यक होता है। तो नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में हम बात करें कि ऐसे कानूनों का उनको ध्यान रखना होगा ताकि कोई भी नीति वो उसके सही रूप में, सही मायने में, या कह सकते हैं लोक कल्याणकारी के संदर्भ में उसका निर्माण किया जा सकता है। तो उन चीजों का देखना जरूरी है। हर प्रांत की जो भौगोलिक परिवेश कह सकते हैं वो अलग अलग होती हैं, वहां की नागरिकों की स्थितियां अलग अलग होती हैं, आर्थिक स्थितियां अलग अलग होती हैं, उनकी कला व संस्कृति अलग अलग होती हैं। तो नीति नियमों का जो निर्माण करते हैं वो इसी भौगोलिक परिवेश, कला संस्कृति और लोगों की जो जीवन शैली है उन्हीं को देखते हुए उनका निर्माण करना चाहिए। तो ये जो नीति निर्देशक तत्व है उन नीतियों को है वो बहुत ज्यादा प्रभावित करती रहती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये नीति निर्देशक तत्व उन्हीं तत्वों के समान है जो 1935 के 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें जो व्यवस्था की गई थी उसी के संदर्भ में है। भारत शासन अधिनियम की तरह है ये, वहीं पर भी वर्णित व्यवस्था थी उसी के संदर्भ में ये है, उसके बराबर इसको माना जा सकता है। तो 1935 में जो भारत शासन अधिनियम था उसी अनुदेशों के समान है, भारत शासन अधिनियम के अनुदेशों के समान है। राज्य की नीति बनाने में या नीतियों के निर्धारण में भी ये सपोर्ट करती है। नीतियों के निर्धारण में कोई भी राज्य, कोई भी प्रांत अपने राज्य के विकास के लिए कल्याणकारी भावना के विचार के अनुसार कुछ कोई भी नीति बनाता है, नियम बनाता है, कानून बनाता है तो इनका जो समावेश है वो काफी हद तक है उचित क्षेत्रों में किया जा सकता है। इसकी विशेषताओं की बात कर सकते हैं। अब अगर हम इसकी बात करें कि इनकी प्रकृति कैसी होती है, नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति, तो इनकी जो प्रकृति होती है वो न्यायोचित नहीं होती है, यानी कह सकते हैं इनकी जो प्रकृति होती है वो गैर न्यायोचित होती है। प्रकृति गैर न्यायोचित। गैर न्यायोचित का मतलब होता है कि इनको करने या नहीं करने पर भी संवैधानिक मूल्यों के आधार पर, संवैधानिक स्थिति के आधार पर इनको कोर्ट में है वो चुनौती नहीं दी जा सकती। राज्य की इच्छा पर ही निर्भर है, राज्य की इच्छा पर ही बुनाया जाने वाला विषय है कि राज्य को उचित लगता है कि वह लोगों के लिए, जनता के लिए कल्याणकारी हित में कुछ ऐसे काम करे, कुछ ऐसी नीतियां बनाए कि उनको फायदा मिले। उस संदर्भ में उसको क्या है, अगर वो नहीं भी बनाया जाए तो उसके लिए कोई आवश्यक नहीं है। जैसे अपन समझ सकते हैं कि छोटे बालकों का अपने माता पिता के प्रति आश्वस्त होना कहीं न कहीं उनके अधिकारों की बात करता है कि बच्चों का यह अधिकार होगा कि वो अपने माता पिता से आधिकारिक तौर पर कोई भी वस्तु की मांग है वो कर सकता है, लेकिन माता पिता का यह कर्तव्य माना जाएगा कि वो उन मांगों की पूर्ति करे या नहीं करे। कहने की बात ये होती है कि मांग
माता पिता अपने बालकों के प्रति कितने आश्वस्त रहेंगे वो उनका कर्तव्य प्रति होता है, और एक बच्चा जो होगा वो माँ बाप के प्रति जो मांग रखेगा वो एक अधिकार की श्रेणी में आती है। तो यहाँ जो कर्तव्य है वो राज्य है वो एक तरह से नागरिकों के माता पिता के रूप में है। तो राज्य के जितने भी नागरिक हैं वो सरकार से उम्मीद करती है, राज्य सरकार से उम्मीद करती है कि हमारे लिए न्यायोचित ये एक अच्छी चीजें है, या एक हमारे लिए जो है वो अच्छे नियम बने, कानून बने और जिसका हमें सभी को फायदा मिले। लेकिन सरकार को लगना चाहिए, सरकार को विचार करना चाहिए कि वो अपने बारे में कितना हित के संदर्भ में सोच रही है, विचार कर रही है, वो उनका है, वो कर्तव्य बनता है। ऐसी स्थिति होती है वो न्यायोचित नहीं कह सकते, यानी न्याय को उसकी अपन कामना नहीं कर सकते। कई बार ऐसी स्थितियां बनती हैं कि कोई समुदाय के द्वारा, कोई संघ के द्वारा, कोई संस्थान के द्वारा कई बार सरकार से मांगे की जाती है। वो मांगे समुदाय के अनुसार जायज हो सकती हैं, लेकिन सरकार की स्थितियों के अनुसार वो जायज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इसलिए वो कर्तव्यों के संदर्भ में माना जाता है कि इनकी प्रकृति होती है वो गैर न्यायोचित मानी जाती है, यानी न्याय के बराबर हो ऐसा उचित नहीं कह सकते। इनका मुख्य उद्देश्य की बात करते हैं कि इनका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से बनाई गई है। सॉरी, तो मुख्य उद्देश्य में ये देखते हैं कि जो समानता की बात की जाती है, जो स्वतंत्रता की बात की जाती है, तो उन सभी चीजों को बनाए रखे कि व्यक्ति अपने आप को स्वतंत्र महसूस करे, समान महसूस करे, समाज के विकास में योगदान दे, भागीदारिता सुनिश्चित करे। तो वह समानता व स्वतंत्रता को बनाए रखने की बात करता है। समानता व स्वतंत्रता व समानता बनाए रखना इनका प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। यानी राज्यों के संदर्भ में, देश के संदर्भ में, प्रांतों के संदर्भ में हर व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक ये महसूस करे कि मैं स्वतंत्र हूं, मैं समानता के भाव से काम करता हूं। उसी के संदर्भ में ये जो नीतियां हैं वो लागू की जा सकती है, नीतियों को उचित बनाया जा सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों में किन बातों का समावेश है, या ये कह सकते हैं कि इनको किस डायरेक्शन में इनको विभक्त किया गया है। तो अपन डायरेक्शन की बात करते हैं तो इनको दशा व दिशा के आधार पर, दशा व दिशा के आधार पर इनकी कैटेगरी है वो 3 भागों में की गई है। दशा व दिशा के आधार पर ये 3 भागों में वर्णित है। पहला, ये जो बने हुए हैं वो कहीं न कहीं गांधीवादी विचारधाराओं से ग्रसित है, यानी महात्मा गांधी के विचारों से भी ये प्रभावित है। महात्मा गांधी ने कराची अधिवेशन में एक बात कही थी कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद हमेशा रहेगा, वो जीवित रहेगा। तो उनकी जो बात है वो कहीं न कहीं उचित प्रतीत होती है कि गांधीवाद आज भी है, वो हर जगह है, वो फैला हुआ है। चाहे वो शिक्षा की बात करे, चाहे राजनीति की बात करे, चाहे इकोनॉमी की बात करे, हर फील्ड में, प्रत्येक क्षेत्र में वो गांधीवादी विचारधारा है वो बनी हुई होती है। तो नीति निर्देशक जो बने हैं, नीति निर्देशक तत्वों की बात करते हैं, उसमें भी गांधीवादी विचारधारा का है प्रभाव कहीं न कहीं पड़ा हुआ है। साथ में बात करते हैं समाजवाद की, तो समाजवाद की बात भी बहुत ज्यादा पड़ी है, यानी समाजवादी विचारों का प्रभाव भी इन नीति निर्देशक तत्वों पर बहुत ज्यादा पड़ा है, और उन्हीं का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, और इनके संदर्भ में नीतियों का निर्माण भी है वो राज्य सरकार के द्वारा, प्रांत सरकार के द्वारा है वो समय समय पर किया जा सकता है। इसी के संदर्भ में कहते हैं कि बहुत सारे हैं वो बुद्धिजीवी लोग होते हैं, उदार विचारों के होते हैं, और उन उदार विचार वाले लोगों के जो विचार होते हैं वो राज्य के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कहीं ना कहीं अनुकरणीय होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। तो उन विचारों को भी शामिल किया जाता है, उसको अपन कह सकते हैं बौद्धिक विचार या आदर्श रूप। बौद्धिक विचार या आदर्श रूप। बौद्धिक विचार या आदर्श रूप। इस तरह से नीति निर्देशक तत्वों पर इन 3 बातों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ा है। गांधीवादी विचारों का, समाजवादी का और आदर्शवादी
विचारधाराओं का भी प्रभाव पड़ा है, जिसको अपन बौद्धिक विचारधारा भी कह सकते हैं। तो आइए समझते हैं ऐसे कौन कौन से नीति निर्देशक तत्व है जो गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है, जो समाजवाद की विचारधारा से प्रभावित है, और कुछ ऐसे हैं जो आदर्शवाद की विचारधारा से प्रभावित है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक एक बिंदु को लेते हैं। पहले अपन समाजवाद को समझ सकते हैं। समाजवादी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा से संबंधित अनुच्छेद। समाजवादी विचारधारा से संबंधित अनुच्छेद, तो बहुत से आर्टिकल 36 से लगाकर 51 के बीच में जो आर्टिकल दे रखे, अनुच्छेद दे रखे, उसमें गांधीवादी, समाजवादी और बौद्धिक विचारधाराओं पर प्रभाव पड़ा जाता है। तो उसमें अपन देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से अनुच्छेद हैं जिनका प्रभाव समाजवादी विचारधाराओं पर है या समाजवादी विचारधाराओं से उनको लिया गया है। तो देखते हैं, समझते हैं समाजवादी विचारधारा को। अब हम बात करते हैं कि समाजवादी विचारधाराओं का तात्पर्य क्या है। तो उसका जो मुख्य लक्ष्य यह है कि सामाजिक व आर्थिक न्याय प्रदान करना, यानी समाज के कुछ ऐसे विषय हैं जिनमें सामाजिक और आर्थिक न्याय है वो समान रूप से इनको मिलता रहे। तो इनका जो मुख्य उद्देश्य माना गया है, उद्देश्य और सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना, सामाजिक व आर्थिक न्याय प्रदान करना। देश में, राज्य में बहुत सारी ऐसी विचारधारा होती हैं जिनको कहीं कहीं अपन समानता के संदर्भ में बात करते हैं। तो ऐसे कौन से विचार हो सकते हैं, तो उसमें ये कि जनता को सामाजिक व आर्थिक रूप से समान है वो बनाए रखना जरूरी है, उनमें समानता की बात की जा सकती है, उनको है वो न्याय मिलता रहे। तो उसी के संदर्भ में अनुच्छेद अपन 38 की बात करते हैं कि अनुच्छेद 38 से राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए कुछ कल्याणकारी कार्य करेगा या कह सकते हैं सामाजिक व्यवस्था करेगा। तो अपन बात कर रहे हैं अनुच्छेद 38 की, और ये अनुच्छेद 38 है वो समाजवादी विचारधारा से संबंधित है। तो समाजवादी विचारधारा से संबंधित अनुच्छेद 38, जिसको अपन ने पहले पढ़ लिया है, डिस्कस कर लिया है, इसके बारे में बात कर लिए। तो यह है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था करेगा। आर्टिकल 38 अनुच्छेद 38 की अपन बात करते हैं। तो अनुच्छेद 38 में यही बात की गई है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, यानी जनता के विकास के लिए, जनता के कल्याण के लिए, जनता की भलाई के लिए कोई ऐसा कार्य जरूर करेगा, उनकी सामाजिक व्यवस्था करेगा ताकि वो जो जनता है वो लाभान्वित होते रहे। तो ये भी समाजवादी विचारधाराओं से संबंधित है। समाजवादी विचारधाराओं का इसमें है वो उदाहरण या कह सकते हैं उसका प्रभाव है प्रत्यक्ष रूप से अपन को देखने को मिल सकता है। तो अनुच्छेद 38 भी समाजवादी विचारधाराओं से है वो जुड़ा हुआ मान सकते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं आर्टिकल 39 की, और 39 कहता है कुछ अनुकरणीय नीतियां। तो जो अनुकरणीय नीतियां हैं वो भी समाजवादी विचारधारा से प्रभावित मानी जाती हैं। अनुच्छेद 39 कुछ अनुकरणीय नीतियां। तो ये अनुकरणीय नीतियां जो भी होती हैं, जनता के लिए जो विकास की बात की जाती है, जनता के फायदे की बात की जाती है, वो सारी की सारी इसी में है वो मानी जाती हैं। अब नीतियां कौन कौन सी होती हैं, जैसे सभी नागरिकों के लिए जीविका हेतु साधन उपलब्ध करवाना, भौतिक संसाधनों का समान रूप से वितरण करवाना, धन व उत्पाद के साधनों का केंद्रीकरण करना ताकि उसका है वो
दुर्व्यवहार है या दुरुपयोग है वो नहीं किया जा सकता है। समान वेतन की बात करना, स्त्री व पुरुष को समान वेतन है वो मिले। बायोलॉजिकल उसमें डिफरेंट जरूर है, लेकिन वेतन के मामले में उनमें कोई डिफरेंट नहीं हो तो उनको समान वेतन है वो मिले, चाहे वो रोजगार है वो निजी क्षेत्र में कर रहे हैं या स्वयं के स्तर पे कर रहे हैं या सरकारी नियोजन में काम कर रहे हैं, उनको वेतन है वो समान रूप से मिलना चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करते हैं कि बहुत से ऐसे कर्मचारी होते हैं, उस कर्मचारियों के स्वास्थ्य की बात की जाती है, बालकों की शक्ति की बात की जाती है, और जो बलाश्रम होता है, जो श्रम की बात की जाती है, उसको भी प्रोटेक्ट करने के संरक्षण की बात आती है, उसके लिए भी राज्य सरकार है वो कुछ अनुकरणीय नीतियां है वो बना सकते हैं। साथ ही साथ बालकों के स्वास्थ्य और विकास के लिए भी कुछ नीतियां बनाई जा सकती हैं। तो इस तरह से राज्य अपनी जो भौतिक परिस्थितियों के साथ साथ नागरिकों की जो वस्तु स्थिति होती है उसके संदर्भ में कुछ अनुकरणीय नीतियों का निर्माण कर सकता है। वो सारी की सारी अनुकरणीय है वो नीतियां होती हैं वो समाजवादी विचारधारा से प्रभावित है और समाजवादी विचारधारा उसको है वो प्रभाव डालती है। वहीं से समाजवादी विचारधारा का एक तरह से कह सकते हैं कि देश में या राज्य में उसका प्रभाव है वो रहता ही रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी के संदर्भ में 39 क की, अनुच्छेद 39 का वो भी इसी के संदर्भ में है, वो भी समाजवादी विचारधाराओं से है वो प्रभावित माना जाता है कि उस पर भी है वो समाजवादी विचारधारा का प्रभाव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से है वो बना रहता है। और ये कहता है कि सामाजिक न्याय के लिए निःशुल्क विधिक सहायता की बात करती है, समान न्याय और गरीबों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता की बात करती है। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, विधिक सहायता। आर्टिकल 39 का यह कहता है कि राज्य के दायित्व होगा, राज्यों का ये कर्तव्य होगा कि पूरे प्रदेश में न्याय की जो विचारधारा वो समान रूप से चलनी चाहिए। कोई भी ऐसा व्यक्ति न्याय की विचारधारा में है वो असमानता की स्थिति में नहीं आए, जैसे कि गरीब है उसको न्याय नहीं मिले और जो धनाढ्य है, पैसे वाला है, पहुंच वाला व्यक्ति है उसको न्याय वो सरलता से मिले और वो अपराधों की प्रवृत्ति को जन्म देता रहे, ऐसी स्थितियां नहीं बने। उसके लिए उन्होंने समान न्याय की संकल्पना की बात की गई है कि राज्यों में है वो न्याय है वो सामाजिक रूप से समान होना चाहिए, कहीं पर भी ऊंच नीचता का प्रभाव नहीं होना चाहिए। कई मायनों में देखा रहता है कि समाज का निम्न तबके के जो लोग होते हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, गरीबी की स्थितियों में होते हैं, और बहुत से ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो अपने माँ बाप को तिरस्कार कर लेते हैं और वो इस तरह के माहौल में जी जाते हैं जिनका दुनिया से कोई सरोकार नहीं होता है, तो उनके लिए संबंध में भी उन्होंने सरकार ने एक निःशुल्क विधिक अधिकार कि ऐसे व्यक्तियों को सरकार की ओर से विधि सहायता है वो निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी और उनके मान और सम्मान को पाने के लिए सरकार है वो उनके साथ में कदम से कदम मिला के चलेगी। ऐसी स्थिति के लिए आर्टिकल 39 का की बात की जाती है, समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता की बात की जाती है। नेक्स्ट पर बात करते हैं अनुच्छेद 41 की, वो भी समानता समाजवादी विचारधारा से प्रभावित है। अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 41 और अनुच्छेद 41 में बात की है कि काम पाने के लिए, शिक्षा पाने के लिए, या फिर अपन कह सकते हैं कि कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है, निःशक्तता कह सकते हैं, बीमारी कह सकते हैं, कुछ ऐसी कंडीशन बन जाती है, उसमें सहायता पाने के लिए, कुछ दशा में सहायता पाने के लिए अधिकार को है वो प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो इसमें कह सकते हैं कि काम पाने के लिए यानी कुछ दशा में कुछ कंडीशन ऐसी हो जाती है, कुछ दशा में काम, शिक्षा, कुछ कंडीशन जैसे अपन कह सकते हैं अकाल पड़ना है, कुछ ऐसे अभी कोविड हुआ है या ऐसी कोई स्थिति बन जाती है, बेकारी हो सकते हैं, तो कुछ स्थिति में सहायता पाने का अधिकार है। तो कुछ दशा में काम, शिक्षा व निःशक्तता की स्थिति में, निःशक्तता कह सकते हैं इसको, राज्यों का ये कर्तव्य होगा कि कुछ ऐसी कंडीशन बन जाती हैं कि कोई व्यक्ति
काम नहीं उसको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, या शिक्षा से वो वंचित हो रहा है, या बेकारी ज्यादा हो गई है, बुढ़ापा ज्यादा हो गया है, निःशक्तता की स्थिति बन गई है, तो ऐसी दशा में उनको सहायता पाने का अधिकार होगा। ऐसी में स्थिति में उनको संरक्षण की बात की जाती है, सहायता की बात की जाती है कि उनको सहायता है वो मिलती रहे। तो इस तरह की जो बातें हैं वो भी कहीं इनकी समाजवादी विचारधारा से प्रभावित मानी जाती है। वो समाजवादी विचारधारा से गणित विचारधारा ही वन मान सकते हैं। तो ये आर्टिकल 41 भी वो उसी विचारधारा से है वो प्रभावित मान सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आर्टिकल 42 की, जो ये कहता है 42 कि काम की न्याय संगत व मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। काम की न्याय संगत, अनुच्छेद 42 ये भी है वो समाजवादी विचारधारा पर है। काम की न्याय संगत एवं मानवोचित दशा तथा प्रसूति उपबंध। आर्टिकल 42 ये कहता है कि काम जो होता है वो न्याय संगत होना चाहिए। राज्य सरकार की व्यवस्था है कि ऐसे नियम कानून बनाए कि कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह काम करे तो काम है वो न्याय संगत होना चाहिए। जैसे कि एक व्यक्ति के लिए काम करने की जो स्थिति होती है वो दिन में 24 घंटों में से 8 घंटा होती है वो काम कर सकता है, और 8 घंटों में भी उसको काम के बीच में उसके भोजन का विश्राम या फिर सर्दी गर्मी जो होती है उनसे उनको बचाव की है वो दशा है उनको भी देनी होती है। उनमें कह सकते हैं कि न्याय संगत स्थिति हो। ऐसा नहीं हो कि भरी गर्मी हो और वो काम करे, या फिर आंधी तूफान आए और वो काम करे, ऐसी स्थितियां नहीं बन सकती। यानी स्थिति है वो न्याय संगत होना बहुत ही जरूरी होता है। मानवोचित दशा, कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान विशेष या किसी जगह पर काम कर रहा है तो वहां की जो कंडीशन होती है वो मानवीय व्यवहार की जैसी होनी चाहिए। उस मानवीय की स्थिति में ही वो काम कर पाएगा, अन्यथा वो काम करने में असमर्थ रहेगा। तो सरकार ऐसे नियम कानून जरूर बनाए जिसका पालन किया जा सकता है। ठीक है, और उसी के साथ में अपन बात करते हैं कि जो महिलाएं होती हैं उनके लिए प्रसूति उपबंध की बात की जाती है। यानी जो महिलाएं हैं उनके लिए सरकार ऐसे नियम बनाए कि किसी भी व्यक्ति घर परिवार समाज से संबंधित रखने वाली निम्न से निम्न आर्थिक स्थितियों से भी रहने वाली महिला है वो किसी भी रूप से अपने आपको इस दिशा में नहीं धकेल पाए कि वो उन सभी सुविधाओं से वंचित हो जाए। यानी कह सकते हैं कि उनको सारी की सारी मूलभूत सुविधा है वो मिले, उनको पौष्टिक आहार मिले, उनका समय पर टीकाकरण हो, उनकी जो देख रेख है वो सरकार के अनुसार सही हो। कहीं जगह देखने में आता है कि प्रसूति महिला जो होती हैं वो एक शर्मिले या जो अपने आसपास का वातावरण वो शर्मिले स्वभाव का होने की वजह से बहुत सारी स्थितियों में वो अपने जो भाव है वो प्रकट नहीं कर पाती हैं, अपने घुटन रहती हैं, और अपने विचारों की प्रकट नहीं करने की वजह से उनकी समस्या है वो बढ़ती जाती है और वो मौत का शिकार बन जाती हैं। ऐसी स्थितियां पहले बहुत समय में होती रहती हैं। वर्तमान में इस पर सरकार ने काफी काबू पा लिया है, और सैनिटाइजेशन वगैरह जो भी पर्सनल हाइजीन वगैरह की बात करें तो प्रसूति उपबंध के संदर्भ में सरकार ने उनकी व्यवस्था है वो करना शुरू कर दिया है, और ये सारी व्यवस्थाएं अलग अलग राज्यों द्वारा अपनाई जाती है। तो ये सारी की सारी जो चीजें होती हैं, मानवोचित दशा है, काम की अच्छी दशा है और प्रसूति उपबंध, ये भी समाजवादी विचारधाराओं से प्रभावित है। आर्टिकल 42 के संदर्भ की बात कर रहे हैं तो यही बात की जाती है। नेक्स्ट अनुच्छेद 43 की बात करते हैं। कर्मकारों के लिए निर्वाह की मजदूरी की बात की जाती है, तो वो भी कहीं ना कहीं मानवोचित कह सकते हैं कि वो समाजवादी विचारधारा से प्रभावित है। निर्वाह मजदूरी की बात की जा रही है इसमें कि जो भी कर्मकारा है उनको निर्वाह मजदूरी तो कम से कम मिले। काम कर रहे हैं और काम के बदले उनको दाम नहीं मिल पा रहा तो वो भी उनके लिए उचित नहीं है। तो ये भी एक समाजवादी विचारधारा से प्रभावित अनुच्छेद मान सकते हैं। नेक्स्ट इसी का बात करते हैं 43 का। वो ये कहता है कि उद्योगों में कर्मकारों के लिए भाग लेने की स्थिति उत्पन्न करवाना, तो वो आर्टिकल 43 का वो भी उसी के संदर्भ में बात कर रहा है। वो भी समाजवादी विचारधारा की बात कर रहा है कि ये समाजवादी विचारधारा के संदर्भ में एक समानता की बात होती है कि जो कर्मकार है वो उद्योगों में भाग ले सकते हैं। यानी कर्मकारों का उद्योगों में भाग लेना,
तो ये भी आर्टिकल 43 के तहत यही व्यवस्था करता है कि एक ऐसी व्यवस्था हो जो कर्मकारों के बीच में, उद्योगों के बीच में एक पूल का काम करे। उनके जो ज्ञान है, उस ज्ञान का लाभ है वो कंपनियों को मिले, कंपनियों के जो मैनेजमेंट का लाभ है वो उनको मिले, ताकि दोनों के बीच में एक विकास है वो अच्छा किया जा सकता है और उसका लाभ है वो सभी देश के नागरिकों को, राज्य के नागरिकों को मिलता रहे। तो ये भी है वो समाजवादी विचारधारा से प्रभावित और समाजवादी विचारधारा की बात भी कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक आर्टिकल और आता है जो समाजवादी विचारधारा से प्रभावित है और वो है अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47, और अनुच्छेद 47 है वो पोषण की बात कर रहा है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को उच्च करना और लोक स्वास्थ्य का सुधार करना, कहीं इनकी बात यही है। तो ये कह रहा है पोषण स्तर उच्च बनाना, पोषण स्तर एवं अच्छा स्वास्थ्य। सरकार का ये अधिकार बनता है, या कह सकते हैं कर्तव्य बनता है, कि सरकार का ये कर्तव्य है कि वो अपने राज्य में स्थित नागरिकों के पोषण की बात करे। अगर वहां कुपोषणता की अधिकता है तो उस कुपोषण को कैसे मिटाया जा सकता है, उसके संदर्भ में वो बात करे। तो अभी वर्तमान में देखा जाता है तो बहुत से स्कूलों में और जो नरेगा जैसी स्कीमें चलती है वहां पर भी सरकार के द्वारा पोषण कार्यक्रम के तहत उनको बहुत सारे किट भी दिए जा सकते हैं। सरकार विभिन्न योजनाओं के द्वारा नागरिकों को है वो अच्छा पोषण देने का प्रयास कर रहे हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे हैं। उसके लिए वैक्सीनेशन, टीकाकरण, सारी की सारी जो स्कीमें हैं सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं वो कहीं न कहीं इन सभी आर्टिकलों से संबंधित है, नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, और इन सबसे जनता को कहीं न कहीं फायदा हो ही रहा है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है। तो आइए बात करते हैं गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित अनुच्छेद। गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित अनुच्छेद है। गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित अनुच्छेद। यानी इस नीति निर्देशक तत्वों में कहीं न कहीं महात्मा गांधी के विचारों का भी इन्होंने समावेश किया है। महात्मा गांधी की विचारधारा को भी इन्होंने है वो सम्मिलित किया और माना है कि महात्मा गांधी जिन्होंने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद अमर रहेगा, तो उस अमर रहने की जो बातें हैं वो यहाँ पर है वो कहीं न कहीं अपन मान सकते हैं वे। और उसी में उन्होंने कहा कि भारत की जो आत्मा है वो गांवों में निवास करती है और गांवों का विकास करना ही वास्तविक मायने में भारत का विकास करना है। और उन्हीं के आधार पर उन्होंने गांव के विकास पर ज्यादा जोर दिया था और उन्हीं विचारधारा पर अनुच्छेद 40 का गठन किया गया था। ग्राम पंचायत की संरचना की बात की गई है। तो ये भी गांधीवादी विचारधारा पर प्रभावित है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों की संरचना या गठन, कोई भी बात कीजिए, ग्राम पंचायत की संरचना, यानी गांवों के विकास करने के लिए एक ग्राम पंचायत हो और ग्राम पंचायत ही अपने स्तर पर विकास की बात करे, ताकि सरकार को ये जरूरत नहीं पड़े कि सरकार जो है वो काफी दूर बैठी है, वो गांवों के विकास की दूरदर्शिता को देख पाए। यानी ये कह सकते हैं कि अपने भारत में इसी विचारधारा के आधार पर जो स्तर है वो 3 स्तर माने जा सकते हैं, जिसको अपन कह सकते हैं केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर। और स्थानीय स्तर की संकल्पना के लिए ग्राम पंचायत की बात की गई है, नगरों के लिए नगर निकाय है जो बाद में बात की गई है। तो ग्राम पंचायत की विचारधारा की बात करने वाले महात्मा गांधी थे। उन्होंने यही बात की कि गांवों का विकास ही सही मायने में है वो भारत का विकास हो सकता है, उसके लिए ग्राम पंचायत का करना बहुत ही आवश्यक होगा। और उसी संकल्पना के, उन्हीं विचारों के आधार पर कहीं न कहीं नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 40 में इसको जगह दी गई है और वो है ग्राम पंचायतों का गठन करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि महात्मा गांधी ने है वो कुटीर उद्योगों के संबंध में भी बहुत सारी बात की थी। तो कुटीर उद्योगों को व्यक्तिगत रूप से या कह सकते हैं सहकारी समितियों के आधार पर उनको प्रोत्साहन देने की बात की गई थी। और वो जो कुटीर उद्योग और व्यक्तिगत उद्योगों की प्रोत्साहन की बात करते हैं वो अनुच्छेद 43 में करते हैं। तो आइए बात करते हैं अनुच्छेद 43, और ये जो है वो गांधीवादी विचारधारा से भी प्रभावित है, अनुच्छेद 43। और ये कुटीर उद्योग और सहकारिता के आधार पर कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन की बात करता है।
कि भी इनको उद्योग मिलना चाहिए, ऐसी बातें हो। नेक्स्ट इसी के संदर्भ में बात करते हैं सहकारी समितियों के संदर्भ में, तो वो बना हुआ है अनुच्छेद 43 ख बना हुआ है, अनुच्छेद 43 ख। कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, सहकारी समितियों को प्रोत्साहन। तो कुटीर उद्योग और सहकारी समितियों को प्रोत्साहन की बात करती है तो आर्टिकल 43 और 43 ख में ही बात की गई है, और यह भी कहीं न कहीं गांधीवादी विचारधाराओं से प्रभावित है, गांधीवादी विचारधारा का यहाँ पर प्रभाव पड़ा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 46 की, और ये भी है वो गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है, अनुच्छेद 46। और ये बात कर रहा है SC ST और जो निम्न या दुर्लभ वर्ग होते हैं, जो दुर्बल वर्ग है, दुर्बल वर्ग, उस दुर्बल वर्ग के प्रोत्साहन की बात कर रहा है कि उनको है वो ऊपर कैसा उठाया जा सकता है, उसके संबंध में कैसी बात की जाती है। तो वो बात की गई है कि उनके लिए शैक्षणिक व आर्थिक हितों की बात की गई है कि उनके लिए आर्थिक हित, शैक्षणिक हित, शोषण से उनको लाभ मिलना चाहिए। तो ये अनुच्छेद 46 ये भी कहीं न कहीं गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 47 की, और ये भी कहीं न कहीं गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है, अनुच्छेद 47। और ये कहता है कि भी नशीली दवाएं जो होती हैं उस पर है वो सरकार का अंकुश बना रहे, स्वास्थ्य पर विचार किया जाए, ठीक है। कुछ नुकसानदायक दवाएं, औषधि जो होती हैं उनको पर प्रतिबंध लगाना सरकार का बहुत ही आवश्यक होता है। तो जो स्वास्थ्य होता है, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक दवाओं पर प्रतिबंध की बात की जाती है, नुकसानदायी दवाओं पर प्रतिबंध की बात की गई है। अब नुकसानदायी दवाएं क्या क्या होती हैं, तो ये मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग, WHO के अकॉर्डिंग मानव के जीवन में कौन कौन सी जो दवाएं होती है वो नुकसानदायी होती है और प्रकृति के वातावरण को किस तरह से वो प्रभावित करती है, ऐसी कोई दवाएं होती है उनको बैन करना जरूरी होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में गिद्ध की प्रजाति नहीं के बराबर अपने को देखने को मिलती है, एक तरह से विलुप्ति के कगार पर वो पहुंच चुके हैं, और उसके लिए जो कारण माना गया था तो वो है एक इंजेक्शन आता है टेस्टोस्टेरोन, उसको माना गया है। और वो जो है वो गाय या भैंसों को दूध के दूहने के लिए उनको दिया जाता था, और उसका परिणाम ये हुआ कि गाय भैंस मरने के बाद जब गिद्ध खा जाते तो गिद्ध की मृत्यु है वो अधिकतर अधिक होने लगी। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं, उसकी वजह से देश को नुकसान हो रहा है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो चाहे मानवीय रूप से हो, होता जा रहा है। तो उन पर प्रतिबंधों की बात की जाती है, वो अनुच्छेद 47 में की गई है, और उसमें ये बात है कि इन चीजों को बैन करना देश के लिए, राज्य के लिए आवश्यक होता है। यह भी कहीं कहीं गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है और ये अनुच्छेद 47 से संबंधित है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी हैं प्रकृति प्रेमी थे, और प्रकृति प्रेमी होने के साथ साथ ही उन्होंने गाय व उनसे संबंधित जो दुधारू पशु थे उन दुधारू पशुओं के बलि पर रोक लगाने की बात की गई है। तो उसके लिए उन्होंने अनुच्छेद दिया है वो 48 की बात की है। तो राज्य सरकार ने उन सभी चीजों को शामिल किया अनुच्छेद 48 में। तो अनुच्छेद 48 दुधारू पशुओं के बलि पर रोक की बात कर रहा है, दुधारू पशुओं के बलि पर प्रतिबंध की बात कर रहा है। आर्टिकल 48 ये कह रहा है कि जो भी दुधारू पशु है, चाहे गाय है, भैंस है, और ये जो दूध देने वाले पशु हैं उनकी बलि है वो बैन की जाए, बलि को रोका जाए, ताकि ये जो है वो ज्यादा से ज्यादा दूध देंगे तो ज्यादा दूध मिलेगा, तो दूध से संबंधित जो भी प्रोडक्टिविटी है, उत्पाद है, उनका बढ़ावा है वो किया जा सकता है, वो बढ़ावा मिलेगा। तो इस तरह से ये जो है वो गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित अनुच्छेद माने जाते हैं। और उसके अलावा जितने भी जो अनुच्छेद बचते हैं वो सारे के सारे उदार बौद्धिकवादी विचारधाराओं में आते हैं, और उदार बौद्धिकवादी विचारधारा पे भी अपने एक बार नजर डाल सकते हैं। तो नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं उदार बौद्धिक विचारधारा से संबंधित अनुच्छेद।
उदार बौद्धिक विचारधारा से संबंधित अनुच्छेद। उदार बौद्धिक विचारधारा से संबंधित अनुच्छेद। और उसमें पर हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से विचार हैं जो उदार बौद्धिक विचारधारा से, जिसमें अपन देख सकते हैं अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 से वो उदार बौद्धिक विचारधारा से बात कर रहा है और वो ये कह रहा है समान नागरिक सिविल संहिता की बात कर रहा है। समान नागरिक सिविल संहिता, अर्थात इसका मतलब यह है कि भी बौद्धिक विचारधारा की बात है कि पूरे राज्य देश का जो विकास करना है, तो विकास करने के लिए किसी व्यक्ति विशेष जाति धर्म के आधार पर अलग अलग है, वो नियम नहीं होने चाहिए कि भाई इस धर्म के लिए अलग नियम हो, उस धर्म के लिए अलग हो, या उसमें लचीलापन हो। भारत का नागरिक वो चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग से संबंधित हो, सभी के सभी समान है और समान होने के लिए उनके साथ सभी नियम है वो समान रूप से लागू होंगे, वो समान नागरिक संहिता में माने जाएंगे। तो उससे कहीं ना कहीं देश के विकास में योगदान मिलेगा, देश का विकास है वो अच्छा किया जा सकता है। तो यही जो बात है वो कई बार उठती रहती है और अभी फिलहाल संसद में भी ये मुद्दा आया था कि समान नागरिक संहिता की बात की जाए, जिसमें हिंदू मुस्लिम या अन्य धर्म के जो विचारों में जो परिवर्तन किया जाता है, जैसे कि शादी की उम्र को लेकर परिवर्तन है, या फिर कह सकते हैं संतान उत्पत्ति के नियमों को लेकर जो परिवर्तन है, तो धर्म की जो एक धारणा बनी होती है, उस धारणा में कहीं बातें हैं वो सही मान सकते हैं, कहीं मिथ्या, एक अलग अलग धर्मों के अलग अलग बातें होती हैं। तो यहाँ जो बात की है कि ऐसा वैचारिक मंच हो, ऐसा विचारधारा हो जहां पर सभी समान हो और समानता के आधार पर उनसे बात की जाए, तो कहीं ना कहीं विकास है वो अच्छा किया जा सकता है। तो उसी संदर्भ में बात की समान संहिता की बात की गई है। नेक्स्ट अनुच्छेद 45 की बात की गई है कि राज्यों का ये कर्तव्य होगा कि वो बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा की बात की जाए। राज्य बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा व अनिवार्य शिक्षा की बात करें। पूरे राज्य में ऐसा कोई बच्चे नहीं रह जाए जो जिसकी उम्र 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच में हो और वो शिक्षा से वंचित है। 6 से 14 वर्ष की उम्र वाले कोई भी बालक है वो शिक्षा से वंचित नहीं होना चाहिए। उनके लिए राज्य सरकार यथा समय सुविधा उपलब्ध करवाए, स्कूलों की व्यवस्था करवाए, नामांकन के लिए सरकार एक ऐसा कार्यक्रम चलाए और बच्चे हैं वो शिक्षा से जुड़े रहे। अगर कोई निजी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं तो सरकार ने इसमें भी नियम बनाया है कि 25% जो बच्चे हैं वो निजी स्कूलों में पढ़ने वाले होते हैं, उनकी जो फीस है वो सरकार के द्वारा भुगतान किया जाता है। तो वो भी अनुच्छेद 45 के तहत ही कंडीशन बनती है, उसी के संदर्भ में राज्य के नागरिकों को लाभ मिलता है। तो ये भी कहेंगे उदार बौद्धिक विचारधारा से है वो प्रभावित है और इसी में अपन कह सकते हैं। नेक्स्ट इसी विचारधारा से आता है अनुच्छेद 48 और अनुच्छेद 48 ये कह रहा है आधुनिकता व वैज्ञानिक कृषि की बात कर रहा है। आधुनिकता एवं वैज्ञानिक कृषि, आधुनिकता व वैज्ञानिकता के आधार पर कृषि व पशुपालन। कृषि एवं पशुपालन। बुद्धिजीवियों का मानना है कि कहीं न कहीं राज्य सरकार अनुच्छेद 48 के तहत मॉडर्न सिस्टम को लाएंगे, या कह सकते हैं वैज्ञानिक विधियों का, वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग करेंगे और उस वैज्ञानिक उपकरण के आधार पर, आधुनिकता के आधार पर कृषि में अगर कोई काम चीज होती है तो कृषि को बढ़ावा मिलेगा, कृषि उत्पादकों को बढ़ावा मिलेगा, ताकि किसानों की जो आय है वो उच्च स्तर की हो सकती है और उसकी आय बढ़ेगी तो कृषि में भी निम्नतर है वो सुधार होना ही होना है। और कृषि में सुधार होगा तो उत्पादन ज्यादा होगा, तो देश के लोगों को है वो उत्पादन के तौर पर उनको लाभ मिलता रहेगा और इस तरह से राज्य है उस खुशहाली की ओर, समृद्धि की ओर, कल्याणकारी राज्य की ओर है वो बढ़ता जाएगा। तो ये नियम भी जो है वो राज्य सरकार के द्वारा बनाना जरूरी है, राज्य सरकार उसके लिए संदर्भ में बात करे। तो ये भी विचारधारा है वो बौद्धिक विचारधाराओं के अंतर्गत मानी जाती है, अनुच्छेद 48 की बात।
नेक्स्ट, बुद्धिजीवी का विचार ये भी है कि राष्ट्रीय महत्व के जो भी स्मारक हैं, जो भी स्थल हैं, उनको भी है वो सुरक्षा मिलनी चाहिए, उनको भी संरक्षण मिलना चाहिए। और उसके संदर्भ में उन्होंने जो बात कर रखी है वो है अनुच्छेद 49 के संदर्भ में। राष्ट्रीय महत्व के जो भी स्थल, स्मारक कह सकते हैं, उनको है वो सुरक्षा मिलनी चाहिए। तो राष्ट्रीय महत्व वाले को संरक्षण की बात की गई। राष्ट्रीय महत्व को संरक्षण, राष्ट्रीय महत्व के चाहे किले हो सकते हैं, स्मारक हो सकते हैं, मंदिर हो सकते हैं, युद्ध के स्थल हो सकते हैं, या अन्य कोई ऐसी सामग्री जो किसी पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी बिंदु से राष्ट्रीय महत्व की हो सकती है, ऐसे सभी चीजों का है वो प्रोटेक्शन होना जरूरी है, संरक्षण होना जरूरी है, ताकि आने वाली पीढ़ी उस देश की संस्कृति को समझे, उस देश के इतिहास को समझे, बाकी व्यवस्थाओं को समझे, उसकी विशेषता को देखते हुए अपने देश के स्वाभिमान को है वो बनाए रखा जा सकता है। तो उसके लिए भी अनुच्छेद 49 में ये बात की गई है, राष्ट्रीय महत्व को संरक्षण की बात की गई है। तो इस तरह से ये जो बुद्धिजीवियों का विचारधारा है वो माना जाता है। और उसी के संदर्भ में अपन बात करते हैं, इसी से जुड़े दो और अनुच्छेद हैं, वो ये है अनुच्छेद 49 के बाद 50 और 51। 50 ये कह रहा है कि राज्य की लोक सेवाओं को, यानी लोक सेवा, लोग कह सकते हैं कि कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग होना उचित है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। सरकार का, सारे बुद्धिजीवियों का मानना है कि सरकार की कैसी व्यवस्था है जो कार्यपालिका के संदर्भ में और न्यायपालिका के संदर्भ में मानी जाती है, लेकिन ये दोनों अलग अलग रहेगी। अलग अलग रही तो उसका फायदा रहेगा कि दोनों एक दूसरे के बीच में है वो बिखराव नहीं करेगी, कामों का है वो आदान प्रदान नहीं करेगी, जिससे कहीं ना कहीं जनता के हित के बात की जा सकती है और एक दूसरे के काम है वो प्रभावित नहीं होंगे। तो उसको अलग अलग रखने की बात की गई है, वो अनुच्छेद 50 में कही गई है। और लास्ट बात करते हैं अनुच्छेद 51 की। और अनुच्छेद 51 कहता है अंतरराष्ट्रीय शांति व समझौते की बात कर रहा है कि वसुधैव कुटुंब की बात जहां आती है कि पूरा विश्व है वो एक है, ग्लोबलाइजेशन की जो बात आती है उसके संदर्भ में बात की जाती है अनुच्छेद 51 में। ये जो बात की जाती है विश्व शांति की बात की जाती है, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं समझौते की बात की जाती है। तो अपन कह सकते हैं ये अंतरराष्ट्रीय शांति व समझौते की बात करता है। पूरा विश्व है वो एक माना जाता है और उसके संदर्भ में अपन कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक शांति होनी चाहिए, एक दूसरे के देश पर आरोप प्रत्यारोप नहीं करे, आक्रमण नहीं करे, युद्ध जैसी स्थिति है वो उत्पन्न नहीं हो और सभी वसुधैव कुटुंब की भावना से रहे, ताकि पूरे राष्ट्रों का विकास होगा और राष्ट्रों का विकास होना यानी विश्व का विकास होना और विश्व का विकास होना यानी मानव जाति का विकास होना। तो इस तरह से मानव जाति को है वो सभ्यता और संस्कृति के संदर्भ में उसको बचाया जा सकता है, उनके होने वाले दुष्प्रभाव से बचाया जा सकता है। तो उसी के संदर्भ में अपने भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों की है वो समावेश किया गया था। और नीति निर्देशक तत्वों में तीनों विचारधारा का प्रभाव देखा आपने, समाजवादी विचारधारा, गांधीवादी विचारधारा और उदार बौद्धिकवादी विचारधारा। और इन्हीं के तत्वों के आधार पर इनका समावेश किया गया। हालांकि ये न्यायोचित नहीं होती हैं, ये राज्यों की इच्छा पर बुनाए जाने वाला विषय होता है कि ये उनकी इच्छा है वो उसको लागू करे या नहीं करे। इसके संदर्भ में कानूनी रूप से अपन उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोपित नहीं कर सकते या संसद से न्यायपालिका से गुहार नहीं की जा सकती है कि ऐसा सरकार ने नहीं किया तो उनको है वो दंड की व्यवस्था करे। तो जिसमें दंड का कोई प्रावधान नहीं है, कर्तव्य किए भी जा सकते हैं और नहीं भी किए जा सकते हैं। अब कभी कभी एग्जामिनर के द्वारा ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन से ऐसे नीति निर्देशक तत्व हैं जो शिक्षा से संबंधित हैं या शिक्षा के संबंध में उनका उल्लेख आता रहता है। तो शिक्षा संबंधी कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं इसको अपन एक नजर डालते हैं। शिक्षा संबंधी अनुच्छेद, या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऐसे अनुच्छेद जिसमें शिक्षा का समावेश हो, शिक्षा शब्द का है वो प्रयोग हुआ है
तो ऐसे कौन कौन से अनुच्छेद हो सकते हैं? तो ऐसे अनुच्छेदों में अपन देखते हैं, तो एक तो अनुच्छेद आता था आपका 41, 45 और 46, 3 अनुच्छेद आते हैं। अनुच्छेद 41, 45 और 46, ये 3 जो अनुच्छेद हैं वो इसी के संबंध में है, वो माने जाते हैं, उसी के संबंध में इनको जोड़ा जाता है। अब अनुच्छेद 41 ये कहता है कि कुछ दिशाओं में काम और लोक सहायता पाने का अधिकार है। कुछ दशा में काम व शिक्षा का अधिकार की बात करें, कुछ ऐसी कंडीशन बन जाती हैं तो उस स्थिति में काम और शिक्षा, ठीक है, पाई जा सकती है। तो काम व शिक्षा के साथ साथ अपन कह सकते हैं लोक सहायता, तो लोक सहायता की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी अपन देखेंगे तो शिक्षा शब्द है वो आया हुआ है कि शिक्षा की बात कर रहा है। अनुच्छेद अनिवार्य शिक्षा की बात कर रहा है, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की बात कर रहा है। तो यहाँ पर भी शिक्षा शब्द है वो आया। आर्टिकल 41, 45 में भी शिक्षा शब्द है वो सम्मिलित है, शिक्षा शब्द आया। तो दोनों आर्टिकलों में शिक्षा है। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं 46, तो ये कह रहा है SC ST व दुर्बल वर्ग के लिए शिक्षा, SC ST व दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा व धन की व्यवस्था की है। यहाँ पर भी शिक्षा है। तो 3 आर्टिकल ऐसे हैं 41, 45 और 46, इन तीनों में कहीं ना कहीं शिक्षा शब्द का है वो समावेश हुआ है। तो इसको अपन देख सकते हैं कि शिक्षा शब्द का समावेश है, तो इस वजह से ये प्रश्न पूछा जा सकता है। एक तो ये शिक्षा शब्द है, ये शिक्षा शब्द है और ये शिक्षा शब्द है। इसका मतलब 3 अनुच्छेद जो हैं वो शिक्षा से जुड़े हैं। तो ये प्रश्न एग्जामिनर के द्वारा है वो संभावित बनता है, पूछा जाता है कि ऐसे कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो शिक्षा से जुड़े हैं। तो अनुच्छेद 41, 45 और 46, इस तरह से इन 3 अनुच्छेदों में शिक्षा का है वो उल्लेख हुआ है, इनको शिक्षा के संदर्भ में माना जा सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इन अनुच्छेदों पर, उन अनुच्छेदों पर कुछ ऐसे प्रावधान भी हुए या ये कह सकते हैं कि संविधान में कुछ संशोधन भी हुए। तो संविधान संशोधन के तहत क्या क्या चीज जोड़ी गई है उसको अपन देखते हैं। तो सबसे बड़ा जो संविधान संशोधन हुआ था वो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। तो देखते हैं नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व एवं संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। और सबसे बड़ा जो संविधान संशोधन हुआ था वो हुआ था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 1976 के द्वारा। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 चीजों का जो है वो इसमें जोड़ा गया। 3 चीजों में संशोधन हुआ। एक तो है 39 क जोड़ा गया है, यानी समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता, ये भी जोड़ा गया है। तो इसमें जोड़ा गया अनुच्छेद 39 क, ठीक है, समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता की बात कर रहे हैं। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता की बात कर रहा है। और ये जो शब्द जोड़ा गया था, ये जो नया आर्टिकल जोड़ा गया था वो 76 में जोड़ा गया, निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 39 का जोड़ा गया था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो 39 में धारा 6 वो जोड़ी गई थी, बालकों के शोषण से रक्षा तथा स्वस्थ बालकों के अवसरों को सुरक्षित करना।
धारा 6 का है वो समावेश किया गया, और धारा 6 कहती है बालकों की शोषण से रक्षा करना। बालकों की शोषण से रक्षा एवं बालकों की शोषण से रक्षा करना एवं स्वस्थ विकास के अवसर, यानी ऐसे अवसर उपलब्ध करवाना कि उनका विकास है वो अच्छा से अच्छा होता रहे, तो स्वस्थ विकास के अवसर उपलब्ध करवाना। तो ये भी जो आर्टिकल है धारा 6 वाली, वो है 1976 के तहत जोड़ी गई थी और उसी विचारधारा से प्रभावित है। नेक्स्ट एक अनुच्छेद जोड़ा गया था 48 का, और वो कह रहा पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का कर्तव्य। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 48 का की। पर्यावरण संवर्धन एवं वन्य जीव की रक्षा। तो ये जो तीनों आर्टिकल हैं 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़े गए थे, और इसमें 39 का धारा 6 व 39 अनुच्छेद 48 का जोड़े गए हैं, और तीनों अनुच्छेद जो जोड़े गए थे वो 1976 यानी 1976 के संदर्भ में वो जोड़े गए थे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो एक संविधान संशोधन और हुआ था, और वो हुआ था ठीक 2 साल बाद, जिसको अपन कह सकते हैं 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, और ये हुआ था 1978 को। 1978 को हुआ था। तो इस तरह से संविधान संशोधन होते रहते हैं और कुछ चीजें जोड़ी गई थी, और इसमें जोड़ा गया था आर्टिकल 38(2) जोड़ा गया था, और उसमें कहा कि राज्य की आय, प्रतिष्ठा एवं सुविधाओं के अवसर में असमानता को समाप्त करना। तो अनुच्छेद 38(2) जोड़ा गया था। अनुच्छेद 38(2) जोड़ा गया था, और ये कह रहा है कि राज्यों के अंदर राज्य आय, प्रतिष्ठा व सुविधाओं के अवसर में राज्य आय, प्रतिष्ठा व सुविधाओं के संदर्भ में राज्य आय व प्रतिष्ठा सुविधाओं के संदर्भ में, या कह सकते हैं सुविधाओं के लिए सुविधा के संदर्भ में तो ये भी आर्टिकल है वो 1978 में जुड़ा गया था, जिसका है तो संविधान क्रमांक की बात करते तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम था। इस तरह से उसको है वो जोड़ा गया था, और उसमें असमानता को कम करने की बात की गई कि कोई भी ऐसी असमानता बनती है तो उसको कम किया जा सकता है। इस तरह से इसको किया गया। सबसे बड़ा जो संविधान संशोधन बार बार जो है वो परीक्षा में पूछा जाता है, और वो है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, और ये हुआ था 2002 में, और इसमें अनुच्छेद 45 में बदलाव किया गया था, और अनुच्छेद 45 में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। हालांकि ये पहले भी इसी तरह से जुड़ा हुआ था, और उसमें ये कहा गया था कि राज्य प्राथमिक शिक्षा के लिए उपबंध करेगा, और वर्तमान में 43वां संविधान संशोधन 2002 में लागू करके उनमें प्रावधान किया गया है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के जो बालक बालिका है और उनके लिए राज्य है वो निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की बात करेगा। तो ये है वो 46वें संविधान संशोधन के तहत में जोड़ा गया। उसके बाद अपन बात करते हैं तो एक 97वां संविधान संशोधन हुआ था, वो 2011 में हुआ। तो 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011, और ये जो हुआ था वो सहकारी समितियों के संदर्भ में हुआ था
कि जो सहकारी समितियां रहेगी उन समितियों के संदर्भ में प्रोत्साहन की बात की जाती है, उनको बढ़ावा देने की बात की जाती है। तो उसके लिए जोड़ा गया था अनुच्छेद 43 ख। अनुच्छेद 43 ख सहकार समितियों के लिए सहकारी समितियों को प्रोत्साहन कह सकते हैं। तो राज्यों के संदर्भ में एक नया संविधान संशोधन करके बात की गई 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा, और उसमें अनुच्छेद 43 का जोड़ा गया और उसमें कहा गया कि सहकारी समितियों को बनाई जाए, उनको प्रोत्साहन दिया जाए ताकि उनके निर्माण कार्य प्रबंध को है वो बढ़ावा देने से कहीं न कहीं राज्यों के विकास में है वो अग्रणी भूमिका निभाई जा सकती है। तो इस तरह से है वो संविधान में संशोधन हुए और नीति निर्देशक तत्वों में है वो नए नए समावेश होते रहे। अब अपन बात करते हैं कि नीति निर्देशक तत्व की आलोचना हुई या नहीं हुई है, तो बिल्कुल हुई है। नीति निर्देशक तत्व में इनकी आलोचना भी हुई है और इनके संदर्भ में कहा जाता है कि ये कोई कानूनी शक्ति नहीं है, ये केवल और केवल अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए है, अपना दिखावा दिखाने के लिए है, राज्यों की व्यवस्थाओं को या कह सकते हैं कि उनको बताने के लिए दी जाती है। इसके लिए कह सकते हैं कि तर्कहीन व्यवस्था है, इनका कोई तर्क भी नहीं है, कोई लॉजिकल भी नहीं है, कोई बात भी नहीं है, ये एक व्यवस्था है और एक रूढ़िवादी व्यवस्था है, यानी प्राचीन समय से जो आ रही है उस व्यवस्था को बनाए रखना है, आगे से आगे व्यवस्था वो चलती रहती है। तो इसके संदर्भ में बात की गई है कि रूढ़िवादी व्यवस्थाओं में भी मानी जाती हैं और कहीं कहीं ये टकराव की स्थिति पैदा करती हैं। तो जो संवैधानिक स्थितियां होती है उसमें भी इनका टकराव हो सकता है, जैसे कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों में टकराव की बात बन जाती है। हालांकि एक सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा दिया गया कि संवैधानिक अधिकार है वो अलग है और कर्तव्य अलग है और इन दोनों के बीच में कोई टकराव की स्थिति नहीं है। ये कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे पर पूरक है, एक दूसरे पर आश्रित व्यवस्था है। तो इस तरह से इनकी आलोचना की गई है, लेकिन आलोचना है वो तथ्यों के संदर्भ में अपन उसको इतनी उचित नहीं माना जा सकता है। अब बात करते हैं कि इस नीति निर्देशक तत्वों पर कुछ ऐसे कमेंट किए गए हैं, इसको अपन टिप्पणियां कह सकते हैं, और वो टिप्पणियां जो की गई हैं वो परीक्षा में कई बार पूछी जाती हैं। तो आइए बात करते हैं कौन कौन सी टिप्पणियां हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, एक व्यक्ति का नाम आता है केटी शाह, और केटी शाह ने कहा है कि जो नीति निर्देशक तत्व है एक बैंक के चेक की तरह है, और बैंक का जो चेक होता है वो व्यक्ति की सुविधाओं के लिए होता है। उसके खाते में बैलेंस है और जब उसकी इच्छा है उसको खर्च करना है तो उस चेक को उसको लगा सकता है, चेक का प्रयोग कर सकता है। तो उन्होंने कहा है कि भी ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है, और ये कोटेशन कई बार परीक्षा में पूछा भी जा सकता है। तो ये कहने वाला जो व्यक्ति है वो है केटी शाह। केटी शाह नीति निर्देशक तत्व बैंक का वह चेक है, बैंक का वह चेक है जो अपनी इच्छा से भुनाया जा सकता है, जो अपनी इच्छा से भुनाया जा सकता है। तो ये कोटेशन कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि नीति निर्देशक तत्वों को बैंक का चेक किसने बताया? केटी शाह ने। केटी शाह ने कहा, क्या कहा है? तो केटी शाह ने कहा है कि बैंक का एक ऐसा चेक मान सकते हैं जो अपनी इच्छा के अनुसार उसको भुनाया जा सकता है। तो ये बात जो है वो केटी शाह ने की है। एक व्यक्ति है सर आइवर जेनिंग्स, और जेनिंग्स साहब ने कहा है कि ये कुछ भी नहीं है, ये पुण्य लोगों की पुण्यात्माओं का फल है, या ये कह सकते हैं ये पुण्यात्मक लोगों की महत्वाकांक्षा है, और ये कहने वाले व्यक्ति हैं जेनिंग्स। जेनिंग्स ने कहा है कि पुण्यात्मा लोगों की महत्वाकांक्षा है, पुण्यात्मा लोगों की महत्वाकांक्षा है। जो पुण्य लोग हैं उन्होंने कहा ऐसा होगा, अच्छा होगा, सब कुछ बढ़िया होगा, तेरे भला होगा। उसी तरह की विचारधाराओं से प्रभावित है कि नीति निर्देशक तत्व का राज्य के विकास में कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ये केवल जो पुण्य लोग होते हैं जो इस दुनिया से अलविदा हो चुके
स्वर्ग सिधार चुके हैं, उन लोगों ने जो विचार दिए हैं उनकी एक महत्वाकांक्षा अपन मान सकते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है टी कृष्णामाचारी, और उन्होंने कहा है ये कि भावनाओं का एक कूड़ा घर है और कुछ भी नहीं है, यानी भावनाओं का कूड़ा घर है, स्थायी कूड़ा घर है ये, भावनाओं का स्थायी कूड़ा घर है। टी कृष्णामाचारी ने कहा है ये। टी कृष्णामाचारी ने बात कही है कि नीति निर्देशक तत्व अपनी जो भावना होती है, अपने जो विचार होते हैं, ये स्थायी हो जाती है तो ये कूड़ा यानी कचरे का ढेर बन जाता है, वैसा ही है, इसका कोई ज्यादा उपयोग होने वाला नहीं है। तो ये बात कही गई उन्होंने टी कृष्णामाचारी। ठीक है, अब पंडित ठाकुरदास भार्गव जो ये कहते हैं कि संविधान के प्राण हैं, सार तत्व हैं, तो उन्होंने एक बात जरूर कही है कि संविधान के प्राण है या सार तत्व है। ठाकुरदास भार्गव, ठाकुरदास भार्गव संविधान के प्राण बताए इन्होंने, ये संविधान के प्राण हैं या फिर सार तत्व हैं। ठाकुरदास भार्गव कहते हैं कि संविधान के प्राण है या फिर सार तत्व है, और ये ऐसे हैं कि जिसके आधार पर संविधान को प्राणवायु दी जा सकती है, यानी कह सकते हैं कि राज्यों के विकास में इनका योगदान है वो बहुत ही अच्छा हो सकता है। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है नसरुद्दीन अहमद, और नसरुद्दीन अहमद ने कहा है कि ये ऐसे ही नव वर्ष के नौरोज की तरह है कि एक व्यक्ति नव वर्ष को उपलक्ष्य में एक ऐसा प्रण लेता है कि मैं इस वर्ष ये नहीं करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, और वो बात कुछ दिनों तक होती है और उसके बाद वैसी ही जिंदगी उसकी हो जाती है जो पहले थी। तो ये नवरोज के नौरोज की तरह बात की गई है, और कहने वाले हैं व्यक्ति नसरुद्दीन अहमद। नसरुद्दीन अहमद नौरोज के नव वर्ष की तरह है। तो नसरुद्दीन अहमद ने नीति निर्देशक तत्वों को नवरोज के नौरोज की तरह बनाया है, यानी नया वर्ष होगा, एक व्यक्ति है जो कुछ ऐसे विचार रखता है कि मैं इस नए वर्ष में ये काम करूंगा, ये काम छोड़ूंगा, इसको नए तरीके से करूंगा, और कुछ दिन तो वो जोश के साथ में, विचार के साथ में करता है, और उसके बाद वो उसको करना बंद कर देता है, उसकी स्थिति वैसी की वैसी हो जाती है। तो इस तरह से ये नव वर्ष के नौरोज की तरह अपन मान सकते हैं। तो ये जो है मौलिक कर्तव्यों की बात की है, मूल कर्तव्य की बात की है, वो सारे की सारी जो व्यवस्था थी उसके बारे में मैंने अपने विचार हैं वो आपको बताए हैं। इसके बारे में मैंने जितना मेरी समझ थी उस तक आपको आप तक पहुंचाने का है वो कार्य किया है। आप इनसे जुड़े कोई प्रश्न है तो आप मुझे जरूर कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे अपन नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, और आगे जो अपना टॉपिक रहेगा उसी के संदर्भ में आगे देखते हैं। तो उसके संदर्भ में आगे नया टॉपिक बनेगा वो अपना मूल कर्तव्य। तो अपन आगे की क्लास में मूल कर्तव्य है उसके बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।